इतिहास गवाह है, कानून सिर्फ सबूतों पर चलता है, सच्चाई पर नहीं। और जब बात अपने परिवार की सुरक्षा पर आए, तो एक आम इंसान भी कानून की हर किताब को झुठला सकता है। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म फिस्टोरिक पर। दृश्यम का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही बात आती है, एक आम आदमी और पुलिस प्रशासन के बीच की वो शतरंज जिसमें हर चाल पहले से तय होती है। पहले 2 पार्ट्स की बेमिसाल कामयाबी के बाद डायरेक्टर जीतू जोसेफ दृश्यम 3 की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे इंडियन सिनेमा को हिलाकर रख दिया है। आज हम इस फिल्म के एक एक गुप्त राज, खतरनाक षड्यंत्र और जॉर्ज कुट्टी के उस अंतिम बलिदान का गहराई से विश्लेषण करेंगे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। चलिए चलते हैं जॉर्ज कुट्टी के उस चक्रव्यूह में जहां दुश्मन का हर वार उसी पर उल्टा भारी पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक खचाखच भरे सिनेमा थिएटर से, जहां जॉर्ज कुट्टी अपने पूरे परिवार के साथ बैठा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही है वो कोई और नहीं बल्कि दृश्यम ही है। आपको याद होगा कि दूसरे पार्ट के आखिर में जॉर्ज कुट्टी ने एक लेखक को अपनी कहानी सुनाई थी। अब उसी कहानी पर एक भव्य फिल्म बन चुकी थी। थिएटर के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी थी। मलयालम सिनेमा के इतिहास में जॉर्ज कुट्टी का नाम एक मशहूर निर्माता के रूप में स्थापित हो चुका था। लेकिन जॉर्ज कुट्टी जानता था कि ये प्रसिद्धि अपने साथ एक बहुत बड़ा खतरा लेकर आई है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है, वो भीड़ और सवालों से बचने के लिए अपने परिवार को लेकर थिएटर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पिछले दरवाजे पर भी 2 खोजी पत्रकार माइक और कैमरा लेकर जॉर्ज कुट्टी का रास्ता रोक लेते हैं। वे सीधे उसकी असल जिंदगी पर हमला करते हुए पूछते हैं कि 2 साल पहले अदालत ने आपको वरुण मर्डर केस में पूरी तरह बरी कर दिया था। डीएनए रिपोर्ट भी पुलिस के खिलाफ गई थी। फिर आपकी इस नई फिल्म की कहानी आपकी असल जिंदगी से इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? क्या आप इस फिल्म के जरिए दुनिया को कोई गुप्त संदेश देना चाहते हैं? जॉर्ज कुट्टी बिना किसी घबराहट के बेहद शांत चेहरे के साथ जवाब देता है कि पुलिस एक ऐसा गुनाह उसके सिर मढ़ना चाहती थी जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। यह फिल्म सिर्फ एक कल्पना है, उसकी हकीकत नहीं। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। लेकिन वो दोनों रिपोर्टर अपनी टीम से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, जॉर्ज कुट्टी के चेहरे का ये बेखौफ अंदाज ही उसका सबसे बड़ा सबूत है और वे उसे जेल भेजकर ही दम लेंगे। बाहर भले ही जॉर्ज कुट्टी एक सफल इंसान दिख रहा था, लेकिन घर के भीतर एक अलग ही दर्द था। उसकी बड़ी बेटी अंजू के लिए लगातार विवाह के रिश्ते देखे जा रहे थे। हर हफ्ते कोई ना कोई मैरिज ब्रोकर नया रिश्ता लाता, बातचीत आगे बढ़ती। लेकिन जैसे ही सामने वाले परिवार को पता चलता कि ये वही सालगांवकर परिवार है जिसका नाम वरुण मर्डर केस से जुड़ा था, वे तुरंत पीछे हट जाती। ये देखकर रानी बुरी तरह टूट जाती है और रोते हुए कहती है कि जब अदालत ने हमें बेकसूर मान लिया है, तो ये समाज हमारी बेटी को क्यों अपना नहीं रहा। तब जॉर्ज कुट्टी उसे समझाता है कि अब इस स्थानीय इलाके में रिश्ता ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। हमें अंजू के लिए शहर से बाहर या किसी दूर के इलाके में लड़का देखना होगा, जहां लोग हमारे अतीत से वाकिफ ना हो। इसी तनाव के बीच जॉर्ज कुट्टी के घर जोशी नाम का वो शख्स आता है जिसने दूसरे पार्ट की शुरुआत में पुलिस को ये गुप्त सूचना दी थी कि वरुण की लाश नई पुलिस स्टेशन के नीचे दफन है। जोशी आज बेहद दयनीय स्थिति में था। वो जॉर्ज कुट्टी के सामने बैठकर रोने लगता है और स्वीकार करता है कि उसने पुलिस से पैसे लेकर कोर्ट में झूठी गवाही दी थी। जोशी कहता है कि उस घटना के बाद से उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी है। वो जिस व्यापार में हाथ डालता है बर्बाद हो जाता है। चर्च के पादरी ने भी उससे कहा है कि तुम पर उस परिवार का श्राप है, इसलिए आज मैं माफी मांगने आया हूं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर जॉर्ज कुट्टी का महान चरित्र सामने आता है। वो बेहद शालीनता से कहता है कि उसने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, बल्कि जोशी के उसी बयान की वजह से आखिरकार वो पुराना केस बंद हो पाया, वरना पुलिस आज भी उनके पीछे पड़ी रहती। जब जोशी बताता है कि उसकी बेकरी घाटे में है, तो जॉर्ज कुट्टी खुद उसे बिना किसी शर्त के आर्थिक मदद की पेशकश करता है। लगातार टूटते रिश्तों के कारण अंजू गहरे मानसिक तनाव में जा चुकी थी।
और एक साइकेट्रिस्ट से उसका गुप्त इलाज चल रहा था। डॉक्टर ने रानी को सलाह दी थी कि अंजू के मन में उस भयानक रात के कई गहरे सवाल दबे हुए हैं। जब तक उसे उनके जवाब नहीं मिलेंगे, वो इस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाएगी। इसलिए पूरा परिवार कुछ दिनों के लिए वेकेशन पर जाता है। वहां एकांत में जॉर्ज कुट्टी खुद अंजू से कहता है कि तुम्हारे मन में जो भी डर है, आज खुलकर पूछो। अंजू का सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वो केस हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? जॉर्ज कुट्टी इस सवाल का जवाब खुद देने के बजाय अपनी महिला वकील को आगे करता है, जिसे वो पहले ही वहां बुला चुका था। वकील समझाती है कि कानूनी तौर पर अगर भविष्य में कभी कोई नया सबूत मिला तो केस खुल सकता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से सारे सबूत नष्ट हो चुके हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद जब जॉर्ज कुट्टी अकेले में वकील से बात करता है तो फिल्म का एक बहुत बड़ा राज खुलता है। वकील पूछती है कि तुमने वेकेशन से लौटने के बाद मैरिज ब्रोकर जॉर्ज कुट्टी को एक फोन नंबर देता है और बताता है कि कोई अज्ञात शख्स जानबूझकर हर लड़के वाले को फोन करके अंजू की शादी तोड़वा रहा है। जब जॉर्ज कुट्टी उस नंबर की जांच करवाता है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके अपने थिएटर के मैनेजर का है, जो पहले वॉचमैन था। जॉर्ज कुट्टी गुस्से में उसके घर जाकर उसे थप्पड़ मारता है और पूछता है कि मेरे साथ रहकर मेरी ही बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। तब वो मैनेजर पलटकर कहता है कि तुमने भी तो दूसरे का परिवार उजाड़ा है, फिर तुम्हारा परिवार कैसे खुश रह सकता है। इस बात से जॉर्ज कुट्टी अंदर से टूट जाता है। उसी रात जॉर्ज कुट्टी को अपने बगीचे में किसी के होने का आभास होता है। वो टॉर्च लेकर बाहर जाता है तो देखता है कि वहां मिट्टी खोदकर ही बड़ा गड्ढा बनाया गया है। वो घबराकर उसी और खोदता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। जैसे ही वो मुड़ता है, अंधेरी से एक बेहद क्रूर चेहरा सामने आता है। वो था पूर्व पुलिस अधिकारी सहदेवन, जिसने पहले पार्ट में जॉर्ज कुट्टी के परिवार को बेरहमी से प्रताड़ित किया था। इंटरवल के बाद कहानी एक बेहद खतरनाक मोड़ लेती है। ये खुलासा होता है कि जो लड़की पत्रकार बनकर जासूसी कर रही थी, वो वास्तव में सहदेवन की बेटी थी। सहदेवन सबसे पहले उस साइकेट्रिस्ट को चाकू की नोक पर डराकर अंजू की मेडिकल रिपोर्ट हासिल करता है। इसके बाद वो श्रिया और उसके लकवाग्रस्त पिता के घर धावा बोलता है। ये वही परिवार था जिसने दूसरे पार्ट में चर्च से वरुण की असली डेड बॉडी निकालकर जॉर्ज कुट्टी को दी थी और जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्च जॉर्ज कुट्टी उठा रहा था। सहदेवन श्रिया के बीमार पिता को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वे आखिरकार टूट जाते हैं और सच उगल देते हैं कि उन्होंने ही वो लाश बदली थी। इस बड़े सबूत के साथ सहदेवन आईजी ऑफिस पहुंचता है, लेकिन आईपीएस थॉमस उसे चेतावनी देता है कि तुम एक रिटायर्ड ऑफिसर हो और तुम्हारे खिलाफ श्रिया ने पहले ही प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए दूर रहो। लेकिन जैसे ही थॉमस बाहर आता है, वहां वरुण के पिता प्रभाकरण खड़े होते हैं। प्रभाकरण थॉमस से साफ कहता है कि अमेरिका जाने के बाद भी उसकी पत्नी गीता पागलों जैसी जिंदगी जी रही है। प्रभाकरण कहता है कि जिसने मेरे बेटे को मारा, उसकी बेटी खुशी खुशी शादी करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे पास सबूत नहीं थे, इसलिए मैंने सहदेवन को गैर कानूनी तरीके से सबूत इकट्ठा करने के लिए काम पर लगाया है। जॉर्ज कुट्टी को अंदाजा हो चुका था कि शादी के दिन पुलिस कोई बड़ा तमाशा करेगी, इसलिए वो अपनी वकील की मदद से अदालत से पहले ही पूरे परिवार के लिए अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल ले लेता है। कोर्ट आदेश देता है कि शादी संपन्न होने तक जॉर्ज कुट्टी के खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। इस तरह अंजू की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। जॉर्ज कुट्टी राहत की सांस लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली जाल तो शादी के बाद शुरू होने वाला था। शादी की रात अंजू और उसका पति एक आलीशान होटल के रिजॉर्ट में रुकते हैं और यहीं पर फिल्म का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला ट्विस्ट सामने आता है। असल में जिस लड़की से अंजू की शादी हुई थी वो कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि प्रभाकरण का ही खरीदा हुआ मोहरा था। उस लड़के का विदेश में बिजनेस डूब चुका था
और प्रभाकरण ने उसकी भारी आर्थिक मदद की थी। इस एहसान के बदले प्लानिंग ये थी कि वो लड़का अंजू को नशीली दवा देकर बेहोश करेगा, वहां एक नकली मर्डर सीन बनाया जाएगा और लड़का विदेश भाग जाएगा, जिससे पूरी दुनिया को लगे कि अंजू ने ही अपने पति की हत्या कर दी है। उसी रात प्रभाकरण जॉर्ज कुट्टी को वीडियो कॉल करता है और हंसते हुए कहता है कि मैंने तेरी बेटी को किडनैप करके उसे पूरी तरह फंसा दिया है। ये सुनते ही जॉर्ज कुट्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तेजी से उस रिजॉर्ट की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि अंजू बेहोश है और लड़के को वहां से भगाया जा चुका है। आईपीएस थॉमस को इस खौफनाक और गैर कानूनी चाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये सिर्फ सहदेवन और प्रभाकरण का निजी खेल था। लेकिन दोस्तों, जॉर्ज कुट्टी वो इंसान है जो दुश्मन की चाल को भांपकर खेल को उलटने में माहिर है। वो समझ जाता है कि अगर इस वक्त उसने कानून का सहारा लिया तो उसकी बेटी हमेशा के लिए जेल चली जाएगी। इसलिए वो एक खौफनाक और आत्मघाती कदम उठाता है। वो रोते हुए भारी मन से खुद अपनी बेटी अंजू पर बनावटी हमला करता है और उसके हाथ में चाकू घोंप देता है। वो पूरे रिजॉर्ट के कमरे को ऐसा रूप दे देता है जैसे सहदेवन और उसके गुंडों ने अंजू पर जानलेवा हमला किया हो। इसके बाद वो सीधे सहदेवन के गुप्त ठिकाने पर धावा बोलता है, उसे दबोचता है और चाकू की नोक पर उससे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाता है। उस रिकॉर्डिंग में सहदेवन डर के मारे कबूल कर लेता है कि प्रभाकरण, आईपीएस थॉमस और वो खुद मिलकर एक लड़की को जान से मारने और उसे झूठे केस में फंसाने की साजिश रच रहे थे। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। जॉर्ज कुट्टी वो वीडियो रिकॉर्डिंग लेकर सीधे आईपीएस थॉमस से मिलता है। वो थॉमस को वो सबूत दिखाता है जिसमें थॉमस का भी नाम शामिल था और साफ चेतावनी देता है कि अगर मेरे परिवार को आगे कोई खरोच भी आई तो ये वीडियो सीधे सुप्रीम कोर्ट और मीडिया में जाएगी, जिससे पूरा पुलिस महकमा और प्रभाकरण हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इस अंतहीन खेल को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जॉर्ज कुट्टी थॉमस के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि इस पूरी कहानी की वजह मैं हूं। मेरे परिवार को छोड़ दीजिए, आपको कातिल चाहिए तो मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। जॉर्ज कुट्टी वरुण की हत्या का पूरा इल्जाम अपने सिर ले लेता है और आधिकारिक तौर पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। पूरे देश की मीडिया में यह ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि 15 साल पुरानी इस मर्डर मिस्ट्री का आखिरकार अंत हो गया है। हर कोई हैरान था कि एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए खुद को कानून के हवाले कर देता है। फिल्म की आखिरी सीन में प्रभाकरण अपनी पत्नी गीता से पूछता है कि जॉर्ज कुट्टी जेल जा चुका है, क्या अब तुम्हें सुकून मिला? लेकिन गीता की आंखों में अभी भी वही प्रतिशोध की आग धधक रही होती है।